రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్లో చూద్దాం. अच्छे सुझाव भी दिए और बिल जो लाया गया है उसके विशेषताओं को भी उल्लेखित किए हैं. एक आध दो सदस्यों ने समर्थन करते हुए थोड़ी सी चिंता व्यक्त की है, उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा. FCRA एक राष्ट्रीय तथा आंतरिक सुरक्षा कानून है. इसको महत्व देने की जरूरत है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक जीवन या राजनीतिक और सामाजिक विमर्श पर हावी न हो जाए. इसका मुख्य उद्देश्य है. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी हर प्रकार से भारत को सुरक्षित और मजबूत रखना चाहते हैं. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की हर व्यवस्थाओं में स्वच्छता लाना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं. इसके लिए हर क्षेत्रों में विभिन्न कदम उठाए जा रहा है. उसके साथ साथ FCRA में भी पारदर्शिता हो, इसका सही उपयोग हो, इसको ख्याल रखते हुए यह संशोधन प्रस्तावित है. भारतीय सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा मोदी सरकार की प्रमुखता भी है, विशेषता भी है. आत्मनिर्भर भारत के लिए यह जरूरी भी है. अध्यक्ष, उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमेशा आग्रह करते रहते हैं. उनका आग्रह होता है कि NGO समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अपना योगदान दे. विदेशी अविधाय के व्यय में पारदर्शिता लाना और सही उद्देश्यों और जिस कार्य हेतु विदेशी अविधाय प्राप्त किया जाता है उसी उद्देश्यों के कार्य में यह व्यय हो. जो इसमें संशोधन प्रस्तावित है उसके विषय में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा. उपसभापति महोदय, लोक सेवक को जोड़ा जा रहा है, जिस पर कई माननीय सदस्यों ने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखी है. पहले भी लोक सेवक की जो परिभाषा है उस परिभाषा में पहले भी लोक सेवक का एक पार्ट इसमें समाहित था, लेकिन उसके कुछ पार्ट जो छूट जा रहे थे उसका इसमें समावेश किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है. भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत परिभाषित शब्द लोक सेवक को FCRA 2010 की धारा 3(1) गांव में जोड़े जाने का प्रस्ताव है. दूसरा प्रस्ताव, उपसभापति महोदय, जो विदेशी अविधाय है को एक इकाई या गैर सरकारी संगठन से दूसरे संगठनों में हस्तांतरित किए जाने को वर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि उसका दुरुपयोग और विचलन रोका जा सके. उपसभापति महोदय, होता यह था कि जो संस्था विदेशी अविधाय प्राप्त करती थी तो उसका जो प्रोजेक्ट जमा करती थी और जिस कार्य के लिए लेती थी वह दूसरे संस्थानों में हस्तांतरित करने से वह अपने मूल कार्यों से भटक जाया करता था. उसका जैसा अरुण सिंह जी बता रहे थे कि ट्रैकिंग भी बहुत मुश्किल होता था और वह पैसा अंत तक कहां तक चला जाता था, जिसका बहुत चिंता सरकार को होती रही है. इसी सदन में महोदय, इसी राज्यसभा में 19 अगस्त 1910 को जब यह विधेयक लाया गया था तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय चिदम्बरम साहब ने एक चिंता व्यक्त की थी. मैं उन्हीं की शब्दों को मैं यहाँ बोल रहा हूं. चिदम्बरम साहब की जो चिंता थी वह यह थी और उन्होंने जिसको व्यक्त किया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि
जब मैंने इस अधिनियम की समीक्षा की तो यह देखा गया कि संगठन विदेशी अंशदान की सूचना नहीं देते हैं, वे लेखा फाइल भी नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं गड़बड़ियां हो रही है। उन्होंने तो इतना तक कहा कि जो राशि प्राप्त उस समय की जा रही थी वह लगभग 20,000 करोड़ का था, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 20,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ राशि कहां गई, कहां खर्च हुआ, उसका न कोई लेखा जोखा था, न कोई अता पता था। इसलिए उस समय भी संशोधन पे बिल लाने पे जोर दिया गया था। और उस समय 2010 में जब यह बिल लाया गया था तो बहुत ही पक्ष और विपक्ष ने इस पर एक अच्छी चर्चा कर, एक सकारात्मक चर्चा कर इस विधेयक को पारित किया था। और उसके बाद समय के अनुसार और संगठनों के गतिविधियों के अनुसार कुछ आवश्यकताएं जब महसूस होती है तब कुछ संशोधन आवश्यक हो जाता है। उसी आवश्यकता के महसूस होने के कारण यह संशोधन प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, धारा 8A को संशोधित करते हुए प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा अपने प्रशासनिक कार्यकलापों पर स्वीकृत व्यय की उच्चतम सीमा को 1 वर्ष में प्राप्त कुल विदेशी अविदाय के 50% से घटाकर 20% किया जाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकतम निधियां इकाई के मुख्य कार्यकलापों के लिए उपलब्ध हो और अधिक वेतन भव्य इमारत, कार्यालयों, आलीशान वाहनों आदि के निधियों में उपलब्धता कम की जा सके। जब यह चर्चा हो रही थी तो उस समय भी सदन में कई माननीय सदस्यों ने 50% का जब प्रस्ताव आया था तो उन लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, जिसमें प्रशांत चटर्जी जी जो वेस्ट बंगाल से आते थे, राज्यसभा के माननीय सदस्य थे, रुद्र माधव रे लोकसभा के सदस्य थे, प्रबोध पांडा जी जो उड़ीसा या वेस्ट बंगाल से आते थे, उस समय सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने भी ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि 50% की व्यय राशि जो प्रशासनिक कार्यकलापों पर होना है उसमें कमी की जाए। कई लोगों ने तो 10% का भी विचार व्यक्त किया था, प्रस्ताव लाने की इच्छा व्यक्त की थी। अभी माननीय सदस्य बालाकृष्णन जी इस पे चिंता उन्होंने जो व्यक्त की है, निश्चित रूप से उस पर हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह खर्च व्यय कम करने से जॉब पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। और दूसरा उन्होंने जो चिंता व्यक्त की, इससे भय पैदा होगा। न यह विधेयक एनजीओ के खिलाफ है, न इससे कोई भय पैदा ही होगा, न इसके माध्यम से किसी को भय करने की जरूरत है। यह भी सही है कि बहुत अच्छे अच्छे एनजीओ हैं और अच्छे अच्छे मानवता के पक्ष में काम करते हैं, रचनात्मक कामों में पैसों का व्यय करते हैं, कई अच्छे अच्छे परिणाम इस देश के हित में और देशवासियों के हित में दिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जब यह संशोधन है अच्छे एनजीओ के हित में है, उसके सहयोग के लिए है, ताकि जब उसके सामने यह बात आती थी कि एक एनजीओ ऐसा है जो कुछ ना करके भी अंशदान प्राप्त करता है, विदेशी अविदाय प्राप्त करता है, तो वह भी बाधित कहीं से होता नहीं है, उसको भी रोका नहीं जाता है, तो उसके मन में कहीं न कहीं उसके भाव में यह बात चोट करती थी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में विदेशी अविदाय प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से अग्रिम अनुमति लेने वाले किसी इकाई के बैंक खाते को तत्काल फ्रीज करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिन मामलों में अधिनियम का उल्लंघन देखा जाता है और आगे अधिक उल्लंघन रोकने के लिए
तात्कालीन उपायों की जरूरत होती है। एक संक्षिप्त जांच के बाद ऐसे गैर सरकारी संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने में केंद्र सरकार सक्षम बने, इसलिए धारा 11(2) के तहत एक संशोधन प्रस्तावित है। एक प्राप्तकर्ता इकाई के पंजीकरण को निरस्त करने का ऐसा प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत पहले ही से मौजूद है, जिस मामले में इकाई ने केंद्र सरकार को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया है। एक व्यवस्था जो पेरर अनुमति लेकर जो होती है, अग्रिम अनुमति, उसको बैंक फ्रीज करना जरूरी होता है। जब उसमें कानून को तोड़ता है, उसमें अनियमितता आ जाती है, वह कहीं न कहीं से अपने एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसकी कई प्रकार की जांच की प्रक्रिया और के लिए बैंक को बिना फ्रीज किए हुए यह संभव नहीं हो पाता है, इसलिए यह भी प्रस्ताव लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, आधार कार्ड के विषय में चर्चा आई है। गैर सरकारी संगठन के सभी पदाधिकारियों, मुख्य पदाधिकारियों के आधार नंबर प्राप्त करने के प्रावधान के लिए अधिनियम में एक नई धारा 12 का जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि इन पदाधिकारियों की सही पहचान को बाहर लाया जा सके। विदेशियों के मामले में उनकी पासपोर्ट की संख्या या उसका ओसीआई कार्ड संख्या प्रदान की जाएगी। मतलब जो अनुभव किया गया वह यह अनुभव था कि पहचान अपनी छुपाने की कई संस्थाओं ने प्रयास भी किया और उसने सफलता भी प्राप्त की। और गड़बड़ी का यह कारण भी होता था, उसके मन में कोई भय नहीं होता था, क्योंकि उसकी पहचान स्थापित पूर्ण रूप से नहीं हो पाती थी। तो इसमें आधार कार्ड लाकर एक उसकी पहचान को स्थापित किया जा सके, इसके लिए यह प्रस्तावित है। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI तथा मिटी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस पर विचार लिया गया और तत्पश्चात यह प्रस्तावित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के विषय में यह कहा जाता था कि उसके आदेश के अनुरूप नहीं है, या पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के फैसले के अनुरूप है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब किसी इस प्रकार की विशिष्ट पहचान को स्थापित करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता हो, तो एक कानून लाकर यह लागू किया जा सकता है। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। उस आलोक में भी यह प्रस्तावित है, वह कहीं से भी उस आदेश से अलग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसी एसोसिएशन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए धारा 13 के तहत कुछ जांच पड़ताल अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त 6 माह की समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे एसोसिएशनों के एफसीआरए प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण को संभव बनाने हेतु जांच को पूरी करने के लिए 180 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए धारा 13 में एक संशोधन प्रस्तावित। कई बार उपसभापति महोदय 6 महीना में जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती थी, जिसके कारण कई बाधाएं उत्पन्न होती थी। और उस बाधाओं को दूर करने के लिए, ऐसा नहीं कि हम सभी केसों में ऐसा कर रहे हैं, कुछ जटिल केसें आ जाती है जिसमें ज्यादा समय लगता है, वैसे केस में 180 दिन के बदले अगर 185 दिन लगे, हो सकता है कि 200 दिन लगे, लेकिन अधिकतम इसको लगभग 1 वर्ष की अवधि में पूरा करने का एक प्रस्ताव इसमें प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत उदारीकरण